सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड ऑलरेडी हम इसके सेलिएंट फीचर्स कवर कर चुके हैं, इसके डेफिनेशंस को कवर कर चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके अथॉरिटीज़ के बारे में। सो देयर आर इन टोटल 6 to 7 अथॉरिटीज़ हैं इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट, जो कि बेसिकली डील करती हैं जब भी कोई इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, या वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 6 to 7 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं। अब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, इन पे आपको अभी भी लॉन्ग क्वेश्चन इन जनरल नहीं आता है कि लाइक वर्क्स कमेटी है, इंक्वायरी कोर्ट्स है, या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं, या कंसिलिएशन ऑफिसर्स हैं। तो इन सब के ऊपर आपको डिफरेंटली एक पर्टिकुलरली लॉन्ग क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा। अगर इन केस कभी आता भी है तो कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है, बट एक प्रॉपर आपको इन पे लॉन्ग नहीं आता है कभी। लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा हो जाता है, लाइक से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ तो उनमें एक बार वर्क्स कमेटी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम किसी भी तरीके का रिस्क लेते हुए यहाँ पे नहीं चलेंगे, हर एक चीज़ को प्रॉपर अच्छी तरीके से कवर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमें कोई भी तरीके की दिक्कत ना आए एग्जाम्स के अंदर, राइट। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना वर्क्स कमेटी वाला टॉपिक, यानी कि जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्हीं में से फर्स्ट अथॉरिटी हमारी आती है वर्क्स कमेटी के बारे में। तो इनकी सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, क्या इनकी कॉम्पोजिशन रहती है, क्या इनका रोल रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क्स कमेटी। बेसिकली इंडस्ट्रियल, इसका गोल क्या है? देखो, वर्क्स कमेटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं हमारे पास, 6 to 7 अथॉरिटीज़ हैं। उनमें से फर्स्ट अथॉरिटी हमारे पास आती है वर्क्स कमेटी। एंड इसका मेन गोल क्या है? इंडस्ट्रियल पीस को इंश्योर करना, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स हैं एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में, उन सबको कम करना बेसिकली इनका गोल है। ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी यानी कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने वाली मशीनरी है। अब यहाँ पर जो ये वाली मशीनरी है ना, जो हम वर्क कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये प्रिवेंटिव नेचर की है। इसका नेचर किस तरीके का है? प्रिवेंटिव नेचर है इसका। प्रिवेंटिव नेचर का मतलब क्या है? दैट इट मीन्स कि ये आप, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो चुका है और उसके बाद ये एक्ट करेंगे, नहीं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो, इस वजह से इनको इस्टेब्लिश करा जाता है। यानी कि वर्क्स कमेटी क्या है? ये ऐसी कमेटीज़ हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज़्यादा ना बढ़े, राइट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग आती है दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमने सुना ही है बहुत बार, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि क्योर करने से बेटर है कि प्रिवेंट कर लो ताकि वो डिजीज़ ही ना हो। तो इस तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने से बेटर है कि डिस्प्यूट को प्रिवेंट कर लो ताकि उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े, राइट। सो दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब ये जो वर्क्स कमेटी है, दिस इज़ अ नॉन एडजुडिकेटरी बॉडी, जो कि डे टू डे ग्रीवेंसेस होंगे जो भी, उनको रिजॉल्व करने के लिए, कि बहुत बड़े बड़े ग्रीवेंसेस इसके पास नहीं आते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। जो भी छोटे मोटे डे टू डे ग्रीवेंसेस हैं, लाइक से कोई वर्क पे लेट आ रहा है, एब्सेंट रह रहा है ज़्यादा, हॉलीडेज के रिलेटेड हो सकता है कोई इशू, या कोई डे टू डे छोटी मोटी नोक झोंक अगर होती है बीच में, तो उनके रिलेटेड बेसिकली डिस्प्यूट्स कहाँ पर रिजॉल्व करे जाएंगे, दैट विल बी सॉल्व अंडर द वर्क्स कमेटी। और ये एक नॉन एडजुडिकेटरी बॉडी है। नॉन एडजुडिकेटरी बॉडी का मतलब क्या है? कि यानी कि ये जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म ज़्यादा नहीं करेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से कोर्ट्स होते हैं, तो कोर्ट्स की जैसी ये बॉडी नहीं है। दिस इज नॉन एडजुडिकेटरी बॉडी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेक्शन 3 क्लॉज 1 जो है हमारा। इट टॉक्स अबाउट द स्टैट्यूटरी ट्रिगर। बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर कोई भी वर्क्स कमेटी को अगर हमने इस्टेब्लिश करना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा वर्क्स कमेटी को इस्टेब्लिश करने का। तो एक वर्क कमेटी को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड हों, एंड वो वर्कमैन या तो प्रेजेंटली 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन हो, या फिर प्रीवियसली 12 ईयर्स के, लास्ट 12 ईयर्स जो भी होंगे, एग्जैक्टली लास्ट 12 ईयर्स प्रीसीडिंग, नाल जुड़े हुए, साथ जुड़े हुए जो उसके प्रीसीडिंग जो 12 मंथ्स है, उनमें 100 या फिर 100 से ज़्यादा वर्कमैन अगर एम्प्लॉय करे गए हैं, तो इन दैट केस दे कैन establish a works committee, and the appropriate government may require the constitution of the
कमेटी। और कौन इनको बना सकता है, बेसिकली क्या करेंगे कि पहली तो रिक्वायरमेंट ही क्या है कि 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन वहाँ पे होने चाहिए इन प्रेजेंटली या फिर पास्ट लास्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर। और फिर जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इन वर्क्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। नेक्स्ट इज हु ऑर्डर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, यानी कि मतलब ये वर्क्स कमेटी को बनाने के लिए, इनको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन ऑर्डर्स पास करेगा, सो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए, दैट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया ये अभी, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे वर्क्स। सो जिस तरीके से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करेगी कि उनको लगता है कि अगर वहाँ पे वर्क्स कमेटी के अंदर वो जो प्रीवियस कंडीशन हम अभी पढ़कर आए हैं वो अगर फुलफिल हो जाती है, तो इन दैट केस वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहें तो वो वर्क्स कमेटी को इस्टेब्लिश कर सकती है। अब ये 2 लेवल्स पर होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसा हमें पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली डील करेगी ऐसी इंडस्ट्रीज को दैट आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं वो हम ऑलरेडी जब हम इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं तो उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। और अदर इंडस्ट्रीज जो भी होंगे दैट आर रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो उनके रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे या वर्क कमेटी अगर इस्टेब्लिश करना है तो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल रूल्स को फॉलो करेगी, ऐसी इंडस्ट्रीज ऐसी वर्क्स कमेटी जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल रूल्स को फॉलो करेगी। लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको कि जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है और स्टेट गवर्नमेंट एज एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने वर्क कमेटी को इस्टेब्लिश करा है, तो वो स्टेट स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश रूल्स ऑफ 1958। तो इस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट उनके नेचर के हिसाब से, इंडस्ट्री के नेचर के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टेट इस्टेब्लिश करेगी वर्क्स कमेटी को। Now let's move on towards the constitution, a statutory bipartite body. अब basically ये जो वर्क्स कमेटी है, it is a statutory bipartite body. Statutory bipartite body का मतलब क्या है? Statutory का मतलब क्या है? जिसको किसी स्टैट्यूट के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली इसका कोई भी नामो निशान नहीं है, बल्कि अलग से एक स्टैट्यूट के थ्रू इनको फॉर्म करा गया है। इट इज अ बाइपर्टाइट बॉडी। बाइपर्टाइट का मतलब क्या है? बाइपर्टाइट, बाई मीन्स टू एंड पार्टी इट मीन्स पार्टीज, यानी कि 2 पार्टीज इसके अंदर होती हैं वर्क्स कमेटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक जॉइंट कंसल्टेशन होती है जहाँ पे एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। दोनों ही पार्टीज मिलकर, एम्प्लॉयर्स की भी वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स की पार्टीज मिलकर अपने मैटर्स को रिजॉल्व करती हैं वर्क्स कमेटी के अंदर। और ये मैटर्स कोई बहुत बड़े मैटर्स नहीं होते, डे टू डे मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे से ग्रीवेंसेस होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन तो उन्होंने कर दी, बट कितनी रिप्रेजेंटेशन रहेगी उसका एक रूल है यहाँ पे। दिस इज नोन एज द गोल्डन रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि वर्क्समैन के रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से या तो इक्वल होने चाहिए या फिर उनसे ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि हमेशा वर्कमैन की यहाँ पे मेजॉरिटी रहनी चाहिए या फिर इक्वालिटी रहनी चाहिए एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हो जाए और वर्कमैन के कम हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक वर्क्स कमेटी के अंदर हमेशा वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा रहेंगे या फिर इक्वल रहेंगे एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स के। नेक्स्ट इज द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ वर्किंग। अब इनके किस तरीके से ये काम करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इसके समझते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कितनी है मेंबरशिप की। सो एक वर्क कमेटी के अंदर टोटल मिलाकर एम्प्लॉयर के भी और वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मिलाकर हमारे पास 20 मैक्सिमम लिमिट है मेंबरशिप की, यानी कि 20 मेंबर्स यहाँ पे टोटल होंगे, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अब एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, तो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज डिफाइंड अंडर सेंट्रल रूल्स 1957 का रूल नंबर 40 यहाँ पे कहता है कि एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्ट ऑफिशियल्स होने चाहिए हु आर कनेक्टेड विद द वर्किंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट की। ऐसे एम्प्लॉयर्स जो कि डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट की वर्किंग के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। सिर्फ उन्हीं ऑफिशियल्स को चांस दिया जाएगा कि दे कैन बी द मेंबर ऑफ द वर्क्स कमेटी एज द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स साइड। और अब इलेक्शन ऑफ द वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स, अब हमने पढ़ लिया कि एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स की इलेक्शन किस तरीके से होगी कि वो मेंबर्स होंगे जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। एंड वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, तो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा जाएगा उनकी इलेक्शंस के हिसाब से। बेसिकली एक इलेक्शन इज इन कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। बेसिकली ट्रेड यूनियंस की रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, ऐसे ट्रेड यूनियंस जो कि रजिस्टर्ड है। देखो हमने ट्रेड यूनियंस एक्ट जब पढ़ा तो उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ट्रेड यूनियंस के बारे में, है ना।
तो पूरे के पूरे जितने भी वर्कमैन काम कर रहे हैं एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने अपने-अपने ट्रेड यूनियंस बनाए होंगे। उनमें से सिर्फ़ जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस होंगे, उन्हीं के साथ कंसल्टेशन करके वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा जाएगा। रूल नंबर 42 इसके कहता है कि देयर विल बी 2 वोटिंग ग्रुप्स, 2 वोटिंग ग्रुप्स वहाँ पे होंगे। पहला होगा यूनियन मेंबर्स एंड सेकंड वाले में होंगे नॉन यूनियन मेंबर्स। अब ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पे ये ऐसी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वर्कमैन्स की कि जो कि सभी कैटेगरीज़ को कवर करे, सारे ग्रुप्स को कवर करे, सभी डिपार्टमेंट्स को कवर करे एंड सभी सेक्शंस को कवर करे वर्कमैन के। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्सेप्शन आ जाती है इस रूल नंबर 42 के अंदर कि अगर मान लो इन केस इफ अ सिंगल ट्रेड यूनियन होल्ड्स मोर देन 50% मेंबरशिप, नो डिवीजन इनटू द ग्रुप्स इज नेसेसरी। यानी कि अगर मान लो कि एक सिंगल ट्रेड यूनियन के पास मोर देन 50 मेंबरशिप वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये जो हमने डिवीजन की बात करी थी अभी ऊपर कि यूनियन मेंबर्स और नॉन यूनियन मेंबर्स के बीच में, फिर इन दैट केस इनमें ये डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। किस केस में? कि अगर वहाँ पर के जो मेंबर्स हैं, अगर सिंगल ट्रेड यूनियन होल्ड्स मोर देन 50% मेंबरशिप, एक सिंगल ट्रेड यूनियन अगर 50% से ज़्यादा मेंबरशिप्स को होल्ड करती है, तो इन दैट केस वो डिवीज़न करने की हमें ग्रुप्स में ज़रूरत नहीं है। इसी के रिलेटेड आप एक केस लॉ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एमटीएसएसडी यूनियन 1988 का एक केस है जो कि यही चीज़ कहता है कि इफ एनी यूनियन रिप्रेजेंट्स मोर देन 50% वर्कर्स, अगर कोई भी यूनियन 50% से ज़्यादा वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि यहाँ पे हमने जो बात करा था ना अभी कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वर्कर्स का, उस वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर एक सिंगल ट्रेड यूनियन 50% से ज़्यादा वर्कर्स को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन दैट केस उनका जो डिवीज़न है यूनियन मेंबर्स और नॉन यूनियन मेंबर्स में, वो अननेसेसरी हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं होता। सो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब यही जो सेंट्रल रूल्स हैं, इन्हीं के रूल नंबर 51, 53 एंड 54 बात करते हैं ऑफिसर्स की और इनके टेन्योर्स की। तो बेसिकली यहाँ पर एक वर्क्स कमेटी के अंदर एक तो चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन होगा, बाकी कुछ सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। तो 4 टाइप्स के यहाँ पे ऑफिसर्स हमें देखने को मिलते हैं एक वर्क्स कमेटी के अंदर। अब चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन वो पर्सन होगा जिसको कि एम्प्लॉयर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? जो भी एम्प्लॉयर है जो भी एम्प्लॉयर है बेसिकली पूरे इंडस्ट्री का, तो वो नॉमिनेट करेंगे चेयरमैन को। लेकिन वाइस चेयरमैन को कौन नॉमिनेट करेंगे? तो वाइस चेयरमैन को नॉमिनेट करेंगे वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स। अब कमेटी का टेन्योर कितना रहेगा? पूरी पूरी वर्क्स कमेटी का टेन्योर रहेगा 2 इयर्स का। टोटल 2 इयर्स तक वो काम कर सकते हैं। राइट, फिर उसके बाद आता है सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी भी यहाँ पे अपॉइंट करे जाएंगे एंड दे विल बी इलेक्टेड एवरी ईयर। इनको हर साल इलेक्ट करा जाएगा और चेयरमैन को तो नॉमिनेट करा जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा एंड वाइस चेयरमैन को वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इलेक्ट करा जाएगा। Now let's move on towards the purpose and object of the वर्क कमेटी। कि वर्क्स कमेटी को हम इस्टेब्लिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखो इसका ओरिजिन किस तरीके से होता है। तो वर्क्स कमेटी को ओरिजिनेट किस तरीके से करा गया था? सो दिस वाज ओरिजिनेटेड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1927। ये आपने बहुत बार अब तक अगर आप मतलब लॉ स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, तो आपने बहुत बार ये सुन लिया होगा रॉयल कमीशन ऑन लेबर। तो इन्हीं के द्वारा ही इनको रिकमेंड करा गया था कि दैट वर्क्स कमेटी एक इस्टेब्लिश होनी चाहिए। गोल क्या है इसका? तो बहुत ही सिंपल है, इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी को मेंटेन करना। फोकस क्या है इसका? तो मेन फोकस आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि क्योंकि हम 7 अथॉरिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनमें डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी होगी कि सिर्फ जो वर्क कमेटी है वो सिर्फ और सिर्फ डे टू डे ग्रीवेंसेस के ऊपर ही ध्यान देती है, स्मॉल स्मॉल ग्रीवेंसेस को ही रिजॉल्व करती है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि जब हमारे साथ के साथ अथॉरिटीज़ कवर हो जाएंगे, तो लास्ट में एक हम डिफरेंशिएटेड एक सेशन भी रख लेंगे जहाँ पे हम 7 अथॉरिटीज़ के बारे में अलग-अलग एक साथ ही एक ही वीडियो के अंदर इनमें डिफरेंसेस क्या-क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या-क्या है, तो वो हम उस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग से बैठ जाए ग्राउंड लेवल पर कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है? अब इसका मेथड क्या रहता है? टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करना, यही इसका मेन
ऑब्जेक्टिव है और यही इसका मेन पर्पस है। नाउ इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं? तो सेक्शन 3 क्लॉज़ 2 के अंदर डिफाइन करे गए हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। तो 3 इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली, प्रमोट एमिटी, कमेंट एंड रिज़ॉल्व। ये आप अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा, इसको ज़रूर हाइलाइट भी करके लिखिएगा क्योंकि यही कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। तो स्टैट्यूटरी फंक्शंस क्या है एक वर्क्स कमेटी के? सो दैट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 3 क्लॉज़ 2 के अंदर डिफाइन करा गया है। तो पहली चीज़ है एमिटी प्रमोट करना, यानी कि गुड रिलेशंस को बिल्ड करना। एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कर्स के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में, आपस में उनमें अच्छे रिलेशंस को बिल्ड करना, एमिटी को प्रमोट करना, ये इसका पहला फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इज कमेंट करना ऑन द मैटर्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, कि अगर उनको लगता है कि कोई कॉमन इंटरेस्ट का मैटर है तो इन दैट केस वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपने वहाँ पे बात रख सकते हैं अपनी। थर्ड इज टू रिजॉल्व, दैट इज कंपोज मटीरियल डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियंस, की जो भी यहाँ पे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अगर एमर्ज हो जाता है तो इन दैट केस उनको बैठकर रिजॉल्व करना उन डिफरेंसेस को। तो ये 3 इसके स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल फंक्शंस के बारे में। तो प्रैक्टिकल फंक्शंस को हम कैसे केस लॉज़ की हेल्प से समझते हैं। ये तो हो गया कि स्टैट्यूटरी फंक्शंस क्या हैं, कि जहाँ पर इसको एस्टैब्लिश करा गया है जिस स्टैट्यूट के थ्रू, तो उस स्टैट्यूट के अंदर इसके फंक्शंस क्या लिखे गए हैं, तो वो 3 फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसके प्रैक्टिकल फंक्शंस क्या-क्या हैं। तो प्रैक्टिकल फंक्शंस इसके डिफाइन करे गए हैं, हम केस लॉ की हेल्प से इसको समझते हैं। पहला केस लॉ इसमें आता है मेटल बॉक्स ऑफ इंडिया कंपनी लिमिटेड वर्सेस द वर्कमैन, एंड दिस इज 1952 का ये केस है। तो इस केस के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वर्क्स कमेटी का, वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ द वर्कमैन, एंड डिसीजंस कैरी वेट बट आर नॉट कंक्लूसिव। देखो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वर्क्स कमेटी जब हमने एस्टैब्लिश करी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, कि वर्कमैन के इंटरेस्ट को और वर्कमैन के वेलफेयर को इंश्योर करना। इसी वजह से हमने यहाँ पे जब भी रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करी है तो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स को इक्वल टू रखा है या फिर ज़्यादा रखा है एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से। तो इसी वजह से इसका प्राइमरी मोटिव क्या है कि वर्कमैन के वेलफेयर और इंटरेस्ट को इंश्योर करना। एंड सेकेंड चीज़ इसकी क्या आती है, दैट डिसीजंस कैरी वेट बट आर नॉट कंक्लूसिव। इसके डिसीजंस जो है उनका वेट तो है, मतलब उनके में उनमें दम तो है इनके डिसीजंस के अंदर, जो भी डिसीजंस ये पास करेंगे, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं है। अनलाइक द कोर्ट्स, जैसे कोर्ट्स के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं कि मानना ही पड़ेगा दोनों पार्टीज को, तो ऐसा कुछ बाइंडिंग नेचर का इनका नहीं है। इनके कंक्लूसिव नहीं है इनके डिसीजंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज लिमिट्स ऑफ द अथॉरिटी। अब केम्प एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन 1995 का ये केस है। इसमें उन्होंने बोला कि जो भी डिसीजंस ये पास करेंगे उनका एक लिमिटेड रोल रहेगा इस अथॉरिटी का। इस अथॉरिटी का लिमिटेड रोल किस तरीके से, पहली चीज़ कि सिर्फ और सिर्फ ये रिकमेंडेशंस को ही प्रिस्क्राइब कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये डिटेल में मतलब अपना जो भी इनके, तो इनका रोल जो है वो बहुत ही लिमिटेड रोल दिया गया है। ये सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। इनका जो भी डिसीजन ये पास करेंगे वो बाइंडिंग डिसीजन नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एंड फाइनल अथॉरिटी स्टिल किसके पास रहेगी, ट्रेड यूनियंस के पास रहेगी। उनमें और ट्रेड यूनियन में और वर्क कमेटी में डिफरेंसेस हैं, तो इसके रिलेटेड भी एक केस लॉ आता है जिसको हम आगे कवर करेंगे। तो फाइनल अथॉरिटी बेसिकली किसके पास रहेगी, ट्रेड यूनियंस के पास रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद है वर्क्स कमेटी वर्सेस ट्रेड यूनियन। तो वही केस आ गया जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, नॉर्थ ब्रूक जूट कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन 1960 का ये केस है। इसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि अब देखो, एक वर्क कमेटी भी वही काम कर रही है, ट्रेड यूनियन भी वही काम कर रही है, हम तो कहेंगे कि इनमें डिफरेंसेस ही नहीं है। फिर अगर आपने ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इनमें डिफरेंसेस हैं। देखो, वर्क्स कमेटी का काम क्या है कि वो डे टू डे फंक्शनिंग को देखेगा और स्मूथनिंग करेगा कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के जो रिलेशंस है वो स्मूथ रिलेशंस रहे। लेकिन ट्रेड यूनियन ऑन द अदर हैंड, इसका काम क्या होता है, मेजर पॉलिसीज बनाना, बड़े बड़े काम वगैरह करना, बड़ी बड़ी जो उनकी बातें हैं उनको मनवाना, और कलेक्टिव बार्गेनिंग को यूज करते हैं एज अ टूल, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करके, इसका मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। सो ट्रेड यूनियन और वर्कमैन के बीच में वर्क कमेटी क्या है, वो डे टू डे फंक्शनिंग देखती है, लेकिन ट्रेड यूनियन क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू मेजर पॉलिसीज को अफेक्ट करती है। तो वर्क कमेटी कैन नॉट रिप्लेस द ट्रेड यूनियंस। एंड इस केस के अंदर उन्होंने रेफर करते हुए बताया कि वर्क कमेटी और ट्रेड यूनियंस भले ही थोड़े बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड लगते हो, लेकिन दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कि वर्क कमेटी हैंडल कर सकती है। हमने बात करी कि डे टू डे फंक्शनिंग को ये हैंडल करती है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कौन से फंक्शंस आते हैं इसके पास, कौन से मैटर्स आते हैं जो कि इसके स्कोप के अंदर है। सो दैट इज़ डिफाइंड अंडर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1959 के अंदर हुआ था। तो उस लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि वेंटिलेशन, सेफ्टी, लाइटनिंग,
drinking water, sanitation or medical facilities, adjustment of the holidays, educational and recreational activities and day-to-day operational problems, they come under the scope of the work committee. लेकिन इसके स्कोप में कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, तो ऐसे मैटर्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ द और स्कोप ऑफ द वर्क कमिटी वो कौन से हैं? सो एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनियंस, सो बेसिकली जो यूनियंस की बार्गेनिंग पावर आती हैं वो सारी पावर्स एक वर्क कमेटी के मैटर्स में नहीं दिए गए, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड यूनियंस अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही मनवा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो जब वेजेस या बोनस के रिलेटेड या पीएफ के रिलेटेड प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं, या रैशनलाइजेशन करना या वर्कलोड को फिक्स करना, या हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड जो जितने बड़े-बड़े मेजर बेसिकली मैटर्स हैं, वो सब कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ट्रेड यूनियंस ही उनको हैंडल कर सकती है, लेकिन वो वर्क्स कमेटी के अंदर नहीं आते। तो ये आउटसाइड है ऑफ द स्कोप ऑफ द वर्क्स कमेटी। अब बात करते हैं कि वर्क कमेटी को डिसॉल्व किस तरीके से करा जा सकता है। हमने ये देख लिया कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कितने इसकी कॉम्पोजिशन रहेगी और इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके बहुत सी चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसका स्कोप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसकी डिसोल्यूशन की, कि ट्रेड यूनियन को वर्क कमेटी को डिसॉल्व किस तरीके से करा जा सकता है। सो रूल नंबर 57 ऑफ द सेंट्रल रूल्स बताता है कि वर्क कमेटी को डिसॉल्व करा जा सकता है 3 ग्राउंड्स के ऊपर। तो पहला ग्राउंड इसका आता है कि इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रूल नंबर 38 एंड 57, जो रूल नंबर 38 और 57 थे, जहाँ पर हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी, अगर उन प्रॉपर उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करा गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर इसको डिसॉल्व करा जा सकता है। सेकंड इसका रीज़न आता है दैट द कमेटी हैज़ सीज्ड टू फंक्शन फॉर एनी अदर रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से अगर मान लो कमेटी अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है, तो इन दैट केस वो डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड इसमें आता है फेलियर ऑफ द मेंबर्स टू अटेंड द मीटिंग्स, कि अगर इसके मेंबर्स इसकी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते। अब कितने मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते, तो यहाँ पे ये समझो थोड़ा-सा इसको डिटेल के अंदर, प्रोसीजरल डिसोल्यूशन इसको बोला गया है, दैट इज़ द 2/3 रूल्स। बेसिकली अगर मान लो कि वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी कि वर्क कमेटी हमेशा सिर्फ वर्कर्स की ही बात करती है और वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि अगर वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स में से 2/3 रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग्स को अटेंड करने से फेल हो जाते हैं, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कॉन्टिन्यूअसली, एक के बाद एक, 3 कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग्स पर अटेंड करने के लिए 2/3 ऑफ द वर्कर्स आर नॉट आर फेल्ड, ठीक है, तो इन दैट केस वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को ज़रूर फॉलो करेंगे बिफोर डिसॉल्विंग, दैट इज़ राइट टू बी हर्ड, कि पहले सुनी जाएगी उनको डिसॉल्व करने से पहले, एक वर्क कमेटी को डिसॉल्व करने से पहले नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए दोनों ही पक्ष की जो बात है उनको ध्यान में रखते हुए सुना जाएगा पहले, उसके बाद ही उनको डिसॉल्व करा जाएगा। बट ये 3 ग्राउंड इसमें हो सकते हैं डिसोल्यूशन के, जो कि मैंने आपको बता दिए। विद दिस हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक समरी सा देख लेते हैं कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि वर्क्स कमेटी क्या है, एक पाइवटाइल बाइपार्टाइट इंस्टीट्यूट है, यानी कि 2 पार्टीज इसके अंदर होती हैं। रोल क्या है इनका, तो डायलॉग के थ्रू यानी कि बातचीत के थ्रू डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। एंड इसकी लिमिटेशन क्या है कि डे टू डे ग्रीवेंसेस को ही रिजॉल्व करते हैं और ट्रेड यूनियंस को ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर और पार्टिसिपेशन के ऊपर। जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, जितना म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, तो उस हिसाब से ये और ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी वर्क्स कमेटी। सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके नोट्स एक्सेस करने हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर भी। सिंपली आप लिंक पे क्लिक करते हुए टॉपिक का नाम सर्च करिएगा, एसएस नोट्स साथ में लिख देंगे तो मेरे जो एग्जाम्स में मैंने नोट्स पढ़े थे वो नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स है, तो कहीं भी आपको और ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चैनल पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो कि यहाँ तक आ चुके हैं तो अच्छी लगी ही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।